हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे। जल्दी से आज क्लास में, मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जे 2026 में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 1 आज हमें करना है। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स का एग्जाम चल रहा होगा। आज हम लोग अपना जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं भैया ऑप्टिक्स वाली कहानी। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल। नया स्टूडियो है भाई, जगह ही नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा आगे आते ही भाई साहब ये टकरा रहा है, थोड़ा सा ये टकरा रहा है, यहाँ दीवार है यहाँ दीवार है, खोपचे में डाल रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ, छोटी सी जगह में ठूस दिया बड़े इंसान को। यस, सारे बच्चे एक बार वॉइस के लिए बता दीजिए, क्योंकि नया स्टूडियो है। वॉइस एक बार आप एक बार चेक करते रहना, ठीक है? हाँ, वॉइस वॉइस वॉइस, क्या आप सभी लोगों को आवाज सही से सुनाई दे रही है? रिबन कटिंग की जरूरत नहीं है अब तो तुम्हारा अभी भी खुश है हमारा बच्चा कि कोई नई शुरुआत हो जाए। बेटा अंत आ चुका है अब, ठीक है? हाँ, आइए आइए आइए, नमस्ते। सारे बच्चे एक बार वॉइस के लिए बता दीजिए। हाँ, स्मार्ट लग रहे हैं? अरे बस कैमरे का खेल है और कुछ नहीं, नहीं तो हम पहले भी स्मार्ट थे, वो वाला कैमरा ही खराब है। हाँ, आ जाओ भैया, आवाज सही आ रही है सारे बच्चे? हाँ, आवाज का बस थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, जल्दी से बता दो रे। फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज हमें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज तक हम लोग पहुंच गए थे, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे और आज हमारे क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत चुटर पुटर सा चैप्टर है, लेकिन वही बात है, बच्चा घबराता बहुत है। हाँ, कि सर हमको ना ऑप्टिक्स से डर लगता है। वॉइस सही आ रही है? हाँ, आई थिंक वॉइस सही आ रही है, सब बढ़िया है, बहुत सही। चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने बात करा था रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है? अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने ऑप्टिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली है? सारे बच्चे जल्दी से बताइए। हाँ, लेक्चर नंबर 1, ठीक है? हाँ, आ जाओ भाई, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे यहां पर बताओ। हाँ, कितने बच्चों ने ऑप्टिक्स से पहले से पढ़ लिया है? या तो स्कूल में पढ़ा है, या खुद से पढ़ा है, या कहीं से लेक्चर देख लिया है? कितने बच्चों ने खुद से पढ़ लिया है? हाँ हाँ, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया है। और जिन्होंने पढ़ा है उनको आसान लग रहा है, टफ लग रहा है, कैसा लग रहा है चैप्टर, ये भी बता दीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल बेसिक से अब यहां पर ही सीखेंगे और मैं बिल्कुल डिटेल में ही चलूंगा, आराम आराम से। बहुत इजी चैप्टर है, बट बात यह है कि मैंने अपने टाइम पे रायता फैला दिया था, एंड आई होप आप लोग ना फैलाए, तो आराम आराम से बात करेंगे, ठीक है? हाँ, बेसिक बेसिक पढ़ा हुआ है। चलिए भाई, हाँ, तो इजी नहीं है, टफ है। चलिए, बहुत आसान है, वैसे चैप्टर बहुत आसान है, आराम आराम से बात करेंगे आज। हमारे पास टाइम वही 5:30 बजे तक की हमारी पास क्लास है, ठीक है? हाँ, 5:30 बजे तक की हमारे पास क्लास है, तो हम लोग बिल्कुल आते ही टॉपिक में चलते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ लॉज हमारे पास, और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, एंड देन हमारे पास यहां पर क्वेश्चंस, ठीक है? सारे बच्चे सीरियस लिख दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, आ जाओ भैया। ये 10वीं क्लास का ऑप्टिक्स क्या था तुम्हारा? है लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में कंफ्यूज हो रहे हो, प्लस किस में माइनस किस में, मैग्निफिकेशन याद नहीं हो रही। यहां तो भाई अभी बहुत सारी कहानी हमें करनी है। चलिए भाई, सारे बच्चे सीरियस लिख दीजिए। यस यस यस। हाँ, रिबन कल कट चुका है रे, कल कट चुका है। हाँ, कल मैंने आप लोगों को ये वाली बात बता दी थी, सिमुलेशन में आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है? कि हमारे पास कभी भी कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, ठीक है? तो इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेता हूं। अगर आपको यहां पर, अरे हाँ, ये तो थोड़ा अलग सा लग रहा है ये वाला स्क्रीन, ब्राइटनेस का कहां से होता है? भाई ब्राइटनेस का कहां से होता है? भाग गया। हाँ, ये रहा। ब्राइटनेस का कहां से होता है स्क्रीन का? लाइट कहां है? स्पॉटलाइट, ये तो अलग ही है। हाँ, यहां से, यहां पर भी तो वही है एयर, ठीक है? वैसे दिखना चाहिए बस। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, बस चोंच बंद कर देता हूं, नहीं तो खून पी जाएंगे हमारा। ये तो चोंच भी नहीं बंद हो रही इनकी। हाँ, अब हुई अब हुई, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करा था कि कभी भी लाइट किसी सरफेस पर गिरती है तो तीन फिनोमिनाज हो सकते हैं। लाइट बाउंस बैक कर सकती है, जरा ध्यान समझना, जो भी लाइट किसी सरफेस पर आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और यहां पर सरफेस पर हर प्रकार के सरफेस, देखो अब कोई सरफेस बहुत अच्छे रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होते हैं, कई सारे बच्चे कहने वाला था कई बच्चे भी कई बार बहुत अच्छे ट्रांसमिटिंग मटेरियल होते हैं, इंफॉर्मेशन जाती है भाई साहब सीधे के सीधे पार हो जाती है, ठीक है। और कुछ बच्चों में बाउंस बैक हो जाती है, कुछ में अब्सॉर्ब हो जाती है, तो वैसी कहानी है। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्या है, जो बाउंस बैक हमारे पास लाइट है। अगर हम लोग देखें रिफ्रैक्टेड रे वो है जो लाइट हमारे पास किसी मीडियम में हमारे पास चली जाती है, और यहां पर हमारे पास क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन भी होता ही होता है। हर मटेरियल की अपनी अपनी अलग चीज है कि कोई बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है। आजकल आप लोगों ने वो एड्स भी देखे होंगे, ठीक है, कि जो शीशे होते हैं वो दिखते ही नहीं है, लोग जा रहे अचानक से शीशे में टकरा जाते हैं, है ना। तो वहां पर रिफ्लेक्शन बहुत ही कम होता है, तो आपको पता ही नहीं लगता कि वहां पर कोई शीशा भी है। ये फिनोमिना, तीनों फिनोमिना हमेशा हो रहे तो, लेकिन बस हर मटेरियल की एक खास बात होती है कि कुछ रिफ्लेक्शन अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ रिफ्रैक्शन अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें यही वाली बात करनी है। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात करेंगे कि लाइट हमारे पास कभी भी रिफ्लेक्ट होती है तो क्या हमारे पास लॉज है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है और इमेज हमारे पास यहां पर क्या है, ठीक है। तो चलिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको यहां पर बताया था, ठीक है, तो आ जाओ भाई। लास्ट क्लास में मैंने यहां पर बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस, 1.5 घंटे की बात है। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज हमारे पास होता है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इमेज की बात करूं बेटा, तो इमेज हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आरआर्स। आरआर्स में अब हमारे पास क्या है सर, राजमौली वाला मूवी है क्या, लपड़ मारू तेरे को, ठीक है। आरआर मींस रिफ्लेक्टेड रेज भी हो सकती हैं और रिफ्रैक्टेड रेज भी हो सकती है, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड भी हो सकती है। तो इनके इंटरसेक्शन से आपको क्या मिलेगा, यहां पर अपनी इमेज मिलेगा। क्लियर? यस सर। कल वाला होमवर्क तो तुमने ही तो बोलता करना नहीं है तुम्हें, जब मैं करा रहा था तब तुम छाती पे चढ़ गए, नया चैप्टर स्टार्ट करो, ये हम खुद से कर लेंगे, खुद से देख लेंगे। अब अचानक से होमवर्क आ गया है, हाँ होमवर्क आ गया अब इनका। सर अब होमवर्क भी बताओ यार, कल हम थोड़ा सा एक्साइटेड थे नया चैप्टर पढ़ने के लिए, तो नया पढ़ाने के लिए हम बोल रहे थे, अब होमवर्क लाया ही नहीं हुआ, इतना बड़ा क्वेश्चन था। हाँ अगली क्लास में, चलिए ठीक है, कल की वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तब देखना जब मैं पोल कराऊंगा 20% ने करा होगा, 5% का सही होगा, और उसमें भी 3% ने तुक्का मारा होगा ये कंडीशन होती है। अगली क्लास में हाँ डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, हाँ बहुत सही। हाँ नहीं हो पाया, वेरी गुड। वो जोश तो ऐसा था भाई साहब, सर आप साइड हट जाओ, अब हम बताते हैं क्वेश्चन को कैसे, हाँ हमारे सामने कैसे आ गया। क्लियर? ठीक है, चलिए अब जरा देखना, ऑब्जेक्ट हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट, एक हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे कहें वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है सर, ये तो रियल ही है, ये पेन भी रियल है, आप भी रियल हो, तो ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल हो सकता है? गधे, इनकम्प्लीट पढ़ के बैठा है। आ जा, तो जरा यहां पे ध्यान से सुनना, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सारे बच्चे प्लीज इसको बनाना, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट और उसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। दो प्रकार के हमारे पास ऑब्जेक्ट, अभी हम लोग प्लेन मिरर से समझ रहे हैं, डेफिनेशन आगे भी हमारे पास सेम रहेगी, जरा ध्यान समझना। अगर मान लो मेरे पास एक मिरर है इस प्रकार से, और यहां से लाइट रेज हमारे पास इस प्रकार से आ रही है, लाइट रेज कैसे आ रही है? इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि इंसिडेंट रेज का अगर इंटरसेक्शन आपको रियल मिल जाए, मतलब अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहां पे रियल इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास? दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट। लाइक, और अगर आप देखें तो हमारे पास शीशे में ऐसा भी हो सकता है बेटा, सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है शीशे पे जो लाइट हमारे पास आ रही है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है। अब कोई बच्चा कहे सर ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूं। तो देखिए ये आपकी इंसिडेंट रेज है, हाँ अगर इंसिडेंट रेज का अगर आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वो जबरदस्ती कराना पड़ रहा है, ये खुद से नहीं हो रहा है, शीशा आ गया बीच में। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन है और जबरदस्ती आप करा रहे हो, तो दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझ आई?
यस और नो सारे बच्चे? सर ये लिखना है, सारी चीजें लिखनी है भाई, सारी चीजें लिखनी है। अगर आप नोटिस करें तो ये आपकी इंसिडेंट रेस थी। इंसिडेंट रेस का अगर आप इंटरसेक्शन देखेंगे तो रियल इंटरसेक्शन आ रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और इंसिडेंट रेस का अगर जबरदस्ती इंटरसेक्शन करना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। हाँ, अब इसी प्रकार से अगर आप इमेज के बारे में बात करें, इमेज, ठीक है, इमेज क्या होता है? हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेस। तो जरा यहां पे नोटिस करना, मान लीजिए कि मेरे पास एक शीशा है और रिफ्लेक्टेड रेस क्या होती है? जो शीशे से दूर जा रही हैं। अगर आप यहां पर देखें, मान लीजिए मेरे पास आरआर्स ऐसे है, तो सारे बच्चे बताना ये रिफ्लेक्टेड रेस है, तो इसकी जो इमेज होगी, ठीक है, वो रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी? सारे बच्चे प्लीज बताइए। सर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को ही वर्चुअल कहते हैं। यस यस, वर्चुअल कहना मतलब जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अभी हम लोग कैसे, सर ऑब्जेक्ट फिर वर्चुअल कैसे हो सकता है, अभी मैं वो भी बताऊंगा। प्लीज बेटा मैं आपसे जो पूछ रहा हूं पहले बताना। पहली बात आपको देखनी है कि इमेज और ऑब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले सर ये लाइट शीशे से दूर जा रही है तो ये आरआर्स है, तो इसका, हाँ, अगर आप इंटरसेक्शन की बात करें तो जबरदस्ती सर इनका इंटरसेक्शन कराना पड़ रहा है, तो ये हमारे पास इमेज होगी और इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज योर वर्चुअल इमेज। वेरी गुड। अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास एक शीशा है और हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेस हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ रही है, बच्चे ना कंफ्यूज होने लगते हैं। आप देखिए डायरेक्शन से पता लग जाएगा कि ये इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे शीशे की तरफ आती है और रिफ्लेक्टेड रे शीशे से दूर जाती है। सबसे पहले ये देखा करिए, मतलब अब इसके इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलने वाला है? सर इमेज मिलने वाली है, और अपने आप इंटरसेक्शन होगा तो दिस इज योर रियल इमेज। दिस इज योर रियल इमेज। इसको हम लोग अपना रियल इमेज कहेंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? अब कई बच्चों को यहां पर एक डाउट होगा कि सर चलो ठीक है, इमेज वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, बट हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट बी अ वर्चुअल? ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास वर्चुअल कैसे हो सकता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको देता हूं, हम लोग जो 10th क्लास तक होता है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की बात नहीं करते। यहां पर हमारे सिलेबस में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी होंगे। मान लो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। 10वीं क्लास की बेसिक सी चीज, मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर है तो इसकी रेज आकर के इमेज यहां कहीं बनने वाली थी, ठीक है, इमेज हमारे पास कहीं ना कहीं यहां बनने वाली थी। जरा ध्यान से समझना। लेकिन मैंने क्या करा ना, अगर मैं यहां पर देखूं, मैंने इससे पहले ही एक शीशा रख दिया है, मैंने इससे पहले ही एक शीशा रख दिया है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि सर अब जो ये रेज होंगी वो जाकर के इंटरसेक्ट तो नहीं कर पाएंगी। मैंने कहा हां, बात तो सही है। तो अगर हम लोग देखें तो फॉर दिस मिरर अगर मैं देखूं तो इंसिडेंट रेज हमारे पास ये है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, फॉर दिस मिरर। और यही रेज आपकी इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट होकर के हो सकता है इमेज यहां पर कहीं बना दे। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, जरा देखना, आरआर्स का इंटरसेक्शन रियल हो रहा है, तो ये वाला आपका रियल इमेज का काम करेगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ या ना? सारे बच्चे क्या आपको पॉइंट समझ आया? वर्चुअल, एक कह रहा है सर रियल एग्जांपल दो, यही रियल एग्जांपल है। गधे, दिमाग चाहिए होता है समझने के लिए। एक्चुअली में हमारे पास रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, सारी चीजें रियल हैं। लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में एक की लाइट रेस जाकर के दूसरे पर जब टकराएंगी, तो मान लो कि पहले शीशा नहीं था तो इसकी रेस जाती है और जाकर के इमेज यहां बननी चाहिए थी, तो रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है। लेकिन अगर मैं इससे पहले ही यहां पर शीशा रख देता हूं, इससे पहले ही अगर मैं शीशा रख देता हूं, तो क्या इस शीशे पे पड़ने वाली इंसिडेंट रेस रियल इंटरसेक्शन कर रही है? नहीं सर, इसके लिए जबरदस्ती इंटरसेक्शन हो रहा है। तो वर्चुअल इमेज फॉर, मैं यहां पे लिख देता हूं, वर्चुअल इमेज फॉर प्लेन मिरर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट? और रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज यहां बन गई, तो अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो रियल इमेज हमारे पास यहां बन रही है। यस और नो सारे बच्चे? हाँ या ना?
अरे भैया इससे आसान क्या है यार, अगर इंसिडेंट रेज रियल इंटरसेक्शन कर रही है तो रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इंटरसेक्शन कर रही है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहां पर मैंने कहा कि दुनिया में ना एक्चुअली में वर्चुअल ऑब्जेक्ट नाम की वैसे कोई चीज नहीं है, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का अगर मैं केस देखूं तो वहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस शीशे के लिए इंसिडेंट रेज ये हैं, तो इंसिडेंट रेज कहां से आती हैं सर? ऑब्जेक्ट से आती हैं। तो इस शीशे के लिए जब तुम बात करोगे, ध्यान सुनो, इस शीशे के लिए जब तुम बात करोगे तो सर इसकी इंटरसेक्शन यहां पर हो नहीं पा रही है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट करेगा फॉर प्लेन मिरर, और रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्रैक्टेड रेज हमारे पास इधर मीट कर रही है, तो ये इमेज कहलाएगी। रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज कहलाएगी। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है? हाँ सर फील नहीं आ रहा तो लाओ बेटा गाल लाओ, 5 थप्पड़ मारेंगे तभी फील आएगा तुम्हें, गधे कहीं के। यस, आइए, तो आपके लिए बस बेसिक सी भाषा आपको ये समझनी है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। सिंपल सी बात, ऑब्जेक्ट वो होता है जो इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन है, इमेज क्या होता है जो रिफ्लेक्टेड रेस का हमारे पास इंटरसेक्शन है। अगर रियल इंटरसेक्शन हो रहा है रे डायग्राम में तो आप रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सिंपल सी बात। इमेज की जब आप बात कर रहे हैं तो आरआर्स को देखेंगे, रियल इंटरसेक्शन पे रियल इमेज, वर्चुअल इंटरसेक्शन पे वर्चुअल इमेज। क्लियर? हाँ बहुत सही, गधे ही है हमारे बच्चे ना। आइए अब बात आ रही है, ये बेसिक 10वीं क्लास की चीजों से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? ये उसमें डाउट था, हमको ना एडवांस निकालना था लेकिन डाउट आ गया है, गधे। रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास टाइप क्या होते हैं और लॉज हमारे पास इसमें क्या है? देखो भाई, रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, सर ये लिखना है बेटा, लिखना, लिख ले भाई, मैं भी तो लिख ही रहा हूं साथ में, कौन सा लिखा हुआ लेकर के आया हूं पहले से, ठीक है? लिख ले, इसमें क्या खतरनाक है? रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपना रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये 2 प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है? एक हो सकती है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक हो सकती है हमारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है? 2 प्रकार की ये हमारे पास होती है, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है बेटा हमारे पास डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर कहने का मतलब हमारे पास प्लेन सरफेस, बिल्कुल जैसे आपके घर पे शीशा होता है, उस शीशे के ऊपर जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब प्लेन सरफेस पर, ठीक है? प्लेन सरफेस पर जब हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है जरा देखना, लाइट हमारे पास किसी भी सरफेस पर आएगी, मान लो ये है हमारे पास इंसिडेंट रेस, हाँ, तो हमारे लिए प्लेन सरफेस होने की वजह से सभी का नॉर्मल ऐसे होता है, सभी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास सभी का सेम होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकली आए तो इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप लोगों ने ना वॉशरूम्स में और कई जगह पर देखे होंगे, वो शीशे होते हैं जिसमें क्लियर नहीं दिखाई देता, हल्का हल्का सा ना खुरदरापन होता है, और उस खुरदरेपन की वजह से दूसरे साइड का हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते, उसको हम लोग कहते हैं अपना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो इस सरफेस पर हमारे पास क्या है? रफनेस। इस सरफेस पे क्या है हमारे पास? रफनेस। अब कोई बच्चा कहता है सर ये थ्योरी में पूछेंगे, तेरे को लगता है तू पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि तेरे पास दिमाग कम है ना, किसी किताब में देखेगा उसी को चाटता रहेगा फिर कि अरे यार एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूं, एडवांस निकालना है हमको। ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो यहां प्लेन सरफेस है, यहां पर रफ सरफेस के ऊपर जब बात होती है, ठीक है? रफ सरफेस के ऊपर जब हमारे पास बात होती है उसको हम लोग अपना क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास लाइट आकर के यहां पर गिरी, लाइट आकर के यहां पर गिरी, लाइट आकर के यहां पर गिरी, ये 3 रेज हमारे पास आई, ठीक है? अब होता क्या है, क्योंकि रफ सरफेस का अगर मैं बात करूं नॉर्मल, क्योंकि आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी के सभी एक प्लेन में होते हैं, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो यहां पर हमारे पास ये अगर इंसिडेंट रेस थी बेटा, ये अगर आपके पास IRs थी तो ये आपकी RRs है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। अब होता क्या, क्योंकि ये रफ सरफेस है तो क्या इनके नॉर्मल टेढ़े मेढ़े बनेंगे? हाँ, तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा बन रहा होगा, इसका परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऐसा बन रहा होगा, इसका परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऐसा बन रहा होगा। क्योंकि रफ सरफेस होने की वजह से सरफेस जिस पॉइंट पर लाइट गिरी है वहां पर जब आप नॉर्मल बनाओगे तो टेढ़े मेढ़े से बनेंगे। तो लॉज अभी भी वैलिड है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक लाइट इधर गई, हमारे पास एंगल ज्यादा है तो एक लाइट हमारे पास इधर चली गई, और एंगल कम है तो एक लाइट हमारे पास इधर चली गई। तो कई बच्चों को लगता है कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में हमारे पास लॉज इनवैलिड हो जाते हैं, सर टेढ़े मेढ़े चले गए। नहीं, अभी भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लॉज आर स्टिल वैलिड, लॉज आर स्टिल वैलिड। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लॉज वैलिड नहीं होते, लॉज अभी भी वैलिड है, लेकिन सरफेस से टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से नॉर्मल टेढ़े मेढ़े बनते हैं। यहां पे सारे नॉर्मल पैरेलल बन रहे थे, यहां टेढ़े मेढ़े बनने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका अलग अलग आता है, और उसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास सबका अलग अलग हो जाता है। तो लाइट स्कैटर कर जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो आपको मस्त सी इमेज नहीं दिखाई देती। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई सारे बच्चे? प्लीज इसको लिखते भी चलना, कौन सी खतरनाक बात है, सिंपल सी बात है। यस, हाँ सारे बच्चे। दो प्रकार की बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन कहते हैं, दो प्रकार की होती है, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज। रेगुलर में प्लेन सरफेस की बात होती है और डिफ्यूज में रफ सरफेस की बात होती है। यहां पर जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आती है पैरेलल चली जाती है, यहां पर स्कैटर कर जाती है, क्योंकि नॉर्मल अलग अलग एंगल पर होता है। लॉज हमारे इनवैलिड नहीं होते हैं, लॉज स्टिल वैलिड है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी के बाद हमारे पास होते हैं 9th क्लास या 10th क्लास में कई बच्चों ने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। हाँ, नॉस्टैल्जिया सर, हाँ तो बेटा 10वीं क्लास में फेल भी तो हो रहा था, इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिया नहीं होना चाहिए कि यहां पर भी फेल कर रहे हो। ठीक है, हाँ ये मत लिखो बेटा 10वीं क्लास में तुम बहुत स्ट्रांग थे नहीं। ठीक है, नहीं सर हमारे 100 में से 150 मार्क्स आए थे। हाँ बेटा, सीबीएसई वाले खुद दे रहे थे, तेरी आंसर शीट में खुद लिख रहे हैं, अरे लिख दे रे 150 मिलना चाहिए बच्चे को, टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नॉस्टैल्जिया मत लिखो बेटा, मुझे ऐसा लगेगा कि तू अब फिर फेल करने वाला है। ठीक है, जिंदगी में फिर खत्म हो जाएगा, मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, हाँ 10th वेस्टेड, ये हुई ना बात। ठीक है, हाँ आ जा रहे गधा कहीं नॉस्टैल्जिया फील, तो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया आ रहा है, वहां पर भी फेल था यहां पर भी फेल है। ठीक है, गधा। लॉज अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन की, तो पहली बात हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, या ये बात तो आप लोगों को क्लियर होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से नापे जाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन की बात यहां पर नहीं करेंगे, ये हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल भाई सर नॉर्मल रे होता है, नॉर्मल रे, हाँ स्टिंग रे से कटवा दूं तेरे को, नॉर्मल रे होता है। यहां पर लाइट हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से आई है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। ठीक है, ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल बना करके लाइट यहां से चली जाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, रंग अलग अलग भरते हैं, मजा आ रहा है। और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारी चीजें आप कहां से नापते हैं? नॉर्मल टू दी सरफेस से नापते हैं। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर ये बनाना है, बना ले भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारे पास। ठीक है, तो लॉ में अगर हम लोग देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, angle of reflection। आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है बेसिकली, एंगल आई दैट शुड बी इक्वल टू एंगल आर। याद रखना, कुछ खत्म बच्चे हमारे पास होते हैं, कहीं से भी एंगल नाप देते हैं। ऑलवेज एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल, एंगल्स are always measured from normal। ये हमेशा नॉर्मल से ही नापे जाते हैं।
कहां से नापे जाते हैं बेटा? नॉर्मल से ही नापे जाते हैं। क्लियर? सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है कि जो इंसिडेंट रे, जैसे मान लो ये सरफेस है, लाइट आकर के यहां पर गिरी, ठीक है, तो इसी पॉइंट पे सरफेस का नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल टेढ़ा तो हो नहीं सकता, दिमाग लगा, ये पूरे सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो इंसिडेंट रे अगर हमारे पास ऐसे ही और नॉर्मल यहां बना तो इसका एक प्लेन होगा। मतलब अगर मैं इसको यहां पर बनाने की कोशिश करूं, ऑल्दो ये तेरे को नहीं बनाना है, ध्यान समझ, कि मान लो कि हमारे पास लाइट आकर के यहां पर गिरी है, तो इसी पॉइंट पर एक सरफेस से हम लोगों ने क्या बना दिया है? नॉर्मल बना दिया है। तो ये जो प्लेन होगा ना, इन दोनों का जो भी यहां पर हमारे पास प्लेन होगा, इसी प्लेन में ही आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे यहां से टूई करके बाहर निकल गई, ना 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 ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे ओ गधे, अगर मान ली सरफेस है, लाइट आकर के यहां गिरी, तो यहीं पर तूने एक नॉर्मल बनाया और इंसिडेंट रे बनाया, तो ये जो भी प्लेन आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में रहती है, उससे बाहर नहीं निकलती। ये बताने की बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, RR, all lies in same plane, all lies in same plane, ये एक ही प्लेन में लाए करते हैं। अब सर ये तो हमको आता था, इसमें और थोड़ा बताओ। बॉक्स प्रोडक्ट, क्या आप लोगों ने बॉक्स प्रोडक्ट की बात करी हुई है बेटा? सारे बच्चे यस और नो? अगर मान लो मैं आपको वेक्टर्स के साथ ले चलूं, देखो ना, अब अचानक से 10वीं क्लास से सीधे आपको क्या दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूं, 11वीं 12वीं क्लास दिखाई देगी। सर हमको ना थोड़ा सा डर लग रहा है। ये अब आपका है ऑप्टिक्स का सवाल। अब कुछ बोलेंगे सर ये क्या हो गया? ये बेटा तेरा करियर खराब हो गया। यूनिट वेक्टर along a ray of light that is incident on a plane mirror, ये दे रखा है, and unit vector along the normal of the plane, normal to the mirror at the point of incidence is this. The unit vector along the reflected ray can be represented as 10वीं से 12वीं का फील आना चाहिए, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। तो अब सर ये क्या है? ये तो वेक्टर का सवाल आ गया है। हाँ, एक्चुअली में आप स्टेटमेंट को कितना तमीज से समझते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। कुछ बच्चों को मिर्गी छानी स्टार्ट हो गई, अरे हम तो सोचे थे कि इस बार कुछ नया होगा। हाँ, नया ही है, यस, ठीक है। आइए, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब इसका कंसेप्ट आप देखो, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो। सर मैथ्स का स्टूडेंट बोल बोल के भाई साहब इतनी गंदी मैथ्स पढ़ा दी आपने, है? यूज भी नहीं हो रही। हम गए थे सर सब्जी लेने के लिए, हम कह रहे इंटीग्रेशन करो। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा जोड़ जोड़ के लिमिट्स बता रहे हैं, मान ही नहीं रहा सर। हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर कोई भी चीज, कोई भी 3 वेक्टर, अगर मैं इनको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, कोई भी 3 वेक्टर अगर एक प्लेन में है, तो सारे बच्चे मेरे को बताना उसका वॉल्यूम 0 होना चाहिए, हाँ या ना? अब कंसेप्ट मैथमेटिकली, अब ये आपको आगे चल के सोचना है। मैथमेटिकली आप लोग ये सोच सकते हैं कि यार अगर 3 वेक्टर्स, अगर मैं इनको वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर दूं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इनका वॉल्यूम एक्चुअली में क्या होना चाहिए? सर वॉल्यूम शुड बी 0, हाँ या ना? राइट। अगर कोई वेक्टर एक प्लेन में, तो वॉल्यूम ढूंढना बनाएगा। अब वॉल्यूम को लिखते कैसे हैं? अब आप लिख सकते हो हमारे पास, अगर अब देखो नॉर्मल वैसे कोई वो नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो बना सकता हूं, I क्रॉस n हमारे पास डॉट R दैट इज इक्वल टू 0, या फिर और, ठीक है, हमारे पास I n R दैट इज इक्वल टू 0। बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। एक कह रहा है वाई, भाई चाकू वाकू हो तो हम अपनी गर्दन यहीं काट ले, नहीं है? ओहो, बचा लिया हमें। अबे गधा है क्या? है? हे राम भाई, एक बात बता, ये चीज तो ये एडवांस के बच्चे हैं हमारे पास। अब समझ आ रहा है आशीष सर को 2.5 घंटे क्यों लग रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब समझ आ रहा है मेरे को आशीष सर को 2.5 घंटे क्यों लग रहे हैं। भाई अगर मान ले 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हुए, तो इनका एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट विल बी इक्वल टू 0। तो याद कर, हम लोग A क्रॉस B को भी तो 0 कर सकते हैं, क्योंकि A क्रॉस B क्या बताता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताता है। हाँ, आ जाओ भाई,
ये मैथ्स के बच्चे हैं और ये बाहर जाकर के अकड़ दिखाते भाई एडवांस का क्वेश्चन अभी मुंह पे मारेंगे गर्दन उड़ जाएगी तुम्हारी। हाँ एडवांस इतना टफ होता, खुद से भी नहीं हो रहा तेरे से, बाहर क्या रोला दिखा रहा है बे। अगर मान लो दो वेक्टर, अब ये तो कॉमन सेंस है ना, कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो तो इनका एरिया क्या होगा, एरिया 0 होगा बेसिकली। तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे सर, हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता था वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताता था और हाफ ऑफ ए क्रॉस बी एरिया ऑफ दी हमारे पास ट्राइंगल बताता था। याद ही नहीं होगा 11वीं क्लास में, उस समय तो पर निकले थे ना सर, तो हम पर के साथ उड़ गए थे 11वीं क्लास में, हमको नहीं याद है बेसिक से पढ़ाइए। लेकिन आप ए क्रॉस बी आपको यहां पर क्या देता है, एरिया। कोई भी दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो बेटा आपको एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम मिलता है। अब ये दोनों पैरेलल अगर हो जाए, ये दोनों वेक्टर्स अगर एक दूसरे से पैरेलल हो जाए तो एरिया कितना हो जाएगा, 0। अब आप मैथमेटिकली इस चीज को कैसे करोगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दो, समझ रहे हो। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, उनका क्रॉस या एंटी पैरेलल, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब बात आ रही है, मान लो मेरे पास 3 वेक्टर्स है, ध्यान सुन, मेरे पास 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर इसी के प्लेन में है। जैसे मान लो ये एक हमारे पास प्लेन है ना, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर है, तीनों वेक्टर मैंने इसी प्लेन में बना दिया, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, दिमाग लगा सर, वॉल्यूम 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास 3 को प्लेनर वेक्टर्स हैं तो इनका वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, ए क्रॉस बी करोगे एक वेक्टर मिलेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर आप कर रहे हो तो बेटा ये एरिया मिल गया, ये वाला एरिया मिल गया। हाँ, और अगर हमारे पास तीसरा वेक्टर है डॉट सी, तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आएगा, इसके साथ डॉट करोगे तो इसने कितना वॉल्यूम ले रखा है वो मिल जाता है। अब कई बच्चों को हो सकता है मैथमेटिकली बात ना पता हो, तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, मैथमेटिकली किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम वेक्टर्स के टर्म्स में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस डॉट सी, तो हाइट से आप बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। इसी चीज को हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी को बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप कहीं पर देखें ए हमारे पास बी और सी, इसका अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 है दैट मींस वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहां पर कहा कि ये वाली चीज तो मैथमेटिकली आप लोगों ने बहुत यूज करी है, हाँ या ना। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आरआर, ये भी एक प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन में लाई करना मींस वॉल्यूम इक्वल टू 0। अब वॉल्यूम इक्वल टू 0 मींस 2 का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो एरिया आ जाएगा, डॉट थर्ड वेक्टर के साथ करा तो वॉल्यूम आ जाएगा, वो 0 होना चाहिए। और बॉक्स प्रोडक्ट भी आप अपना क्या कर सकते हैं, यहां पर 0 कर सकते हैं। बात समझ आई। अब ये जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह भाई साहब ये यूज करे पड़े, हाँ या ना, यस। हाँ, तो सर ये लिखना है, हाँ बिल्कुल लिखिएगा। अब आपको मैथ्स में वेक्टर्स करा दिया है क्या, हाँ, शिवम पांडी बोल रहे हैं हाउ वी 0। अब कैसे बताएं भैया, 2 पैरेलल लाइंस का एरिया 0 होता है, 3 वेक्टर जो एक ही प्लेन में है तो भैया वॉल्यूम 0 ही तो होगा। अरे कौन रिबन काट करके यहां आ गया भाई, हमारी जिंदगी काट रहा। हाँ सर, बॉक्स प्रोडक्ट नहीं समझ आए तो हटा देते हैं, अभी वेक्टर्स जब तुम्हें सर पढ़ाएंगे हाँ तो तुम्हें सिखा देंगे। ये होता है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू 0, तीनों वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के एरिया मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट करोगे इसके साथ तीसरे वेक्टर के साथ तो हाइट बन के ये वॉल्यूम आ जाएगा इक्वल टू 0। यस, हाँ बहुत सही। सर हमको समझ नहीं आया तो हम समझाए भी नहीं रहे थे, हम बता रहे थे, दोबारा शांत करना चाहिए आप लोगों को। जरा यहां पर देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो बेटा मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, और लाइट हमारे पास इस प्रकार से आई तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस सारे बच्चे आपको पता है कितना होगा, सारे बच्चे। सर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट और नॉट, एक बार आपने ऑर्डर सेट कर दिया उसको क्लॉकवाइज साइकिल, वो आप लोग मैथ्स में सीख जाओ, अभी लोड मत लो। बस मैंने कहा कि अगर 3 वेक्टर से प्लेनर है तो आप उनका वॉल्यूम 0 कर सकते हो, इन केस अगर कहीं जरूरत पड़ी मैथमेटिकली तो आप कर सके। ठीक है, वेरी गुड। देखो कुछ बच्चे 90 लिख रहे, ठीक
अब मैं इनको बता रहा हूं बॉक्स प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को प्लेनर और ये वॉल्यूम। हाँ मैं ही बेवकूफ था। एक 90 डिग्री बोल, अबे गधे, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। लाइट हमारे पास नॉर्मली सरफेस पर गिरी है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास 0 होगा। अरे भैया अभी बताया है, तुम एंगल कहां से नापते हो? नॉर्मल से नापते हो। तो लाइट अगर हमारे पास ऐसे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? गधे इंसान, ये अगर लाइट हमारे पास इस तरीके से आ रही है, ये एंगल यहां से नाप रहा है ना तू, यहां पर देख एंगल 90 डिग्री के पास जा रहा है। अगर मैं लाइट को इस तरीके से यहां पर गिरा रहा हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया। अरे भैया, तो लाइट वापस हमारे पास इसी तरीके से चली जाएगी। इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में है, आरआर भी इसी डायरेक्शन में है। टू रिवर्ट द डायरेक्शन, याद रखना इससे सवाल करवाऊंगा अच्छे अच्छे। टू रिवर्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, revert the direction of light, make it fall perpendicularly, make it fall perpendicularly to the surface, to mirror। देखना तो कितने अच्छे अच्छे सवाल यहां पर इस कंसेप्ट से होंगे। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। एक और टर्म है ग्रेजिंग, मतलब आपको पता है इंग्लिश का वर्ड होता है ग्रेजिंग। कट्टर बेसिक्स हाँ कराने पड़ रहे हैं भाई। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग सर बताइए बताइए सारे बड़े लोग, ग्रेजिंग वर्ड आप लोगों ने इंग्लिश में कहीं सुना हो? बता दो भाई। सर बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, गलती से हमारी जुबान टूट गई, हमने बोल दिया, कुछ नहीं होता भाई, आशीष सर पढ़ाएंगे। हाँ ग्रेजिंग, हाँ घास चरना, वेरी गुड। कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता है क्योंकि वो दिन भर कर रहे हैं और वो अपनी असलियत जानना नहीं चाहते। जैसे गाय घास चर जाती है, वैसे ये पापा का पैसा चर जाते हैं, घर का राशन चर जाते हैं, अपना करियर चर जाते हैं। यस, तो आप लोग तो दिन भर यही कर रहे हो, आपको कैसे नहीं पता? ओहो नादान परिंदे घर आजा। ठीक है, घर आजा बेटा, कहां उड़ रहा है तू? हाँ चरने को कहते हैं। जो घास, जब भी गाय घास चरती है तो गाय बिल्कुल सरफेस से ऐसे चर जाती है ना, सरफेस को ऐसे चर जाती है, उसको कहते हैं ग्रेज करना, राइट। वैसे ही जैसे पापा का यहां पर पैसा है, मान लो गड्डी में रखे हैं, 5-5 रुपए का गड्डी रख दिए हैं, तो अब आपको चुराना होगा तो आप एक पत्ता थोड़ा ना उतारोगे, आप पूरा का पूरा उठा करके जेब में डालोगे, कहोगे पापा आप कमा नहीं पा रहे हैं लग रहा है। यस, तो दूसरा टर्म होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको? ग्रेजिंग इंसिडेंस। जैसे आप लोग घास, जैसे गाय घास को चर जाती है, सरफेस से काट करके खा जाती है, वैसे ही आप अपने पिताजी का पैसा बिल्कुल चर जाते हैं, बचता थोड़ा ना। यस, तो वैसे ही जरा यहां पर ध्यान समझना, ग्रेजिंग इंसिडेंस नाम की चीज होती है। ग्रेजिंग मतलब सरफेस को टच करते हुए लाइट आए, सरफेस को, ध्यान सुन, सरफेस को टच करते हुए लाइट आए, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये बाद में जाकर के सवाल बनेगा, अभी बकैती कर रहा है ना बेटा, अभी खत्म हो जाएगा। ये रहा हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो, जरा ध्यान समझ, ठीक है। सरफेस को बिल्कुल टच करते हुए लाइट आए ऐसे, तो सारे बच्चे बताना एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना होगा इस बार? लाइट अगर हमारे पास इस प्रकार से आ रही है तो इस प्रकार से जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास इस बार कैसा होगा? सारे बच्चे बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। आप जो भी चीज नापेंगे बेटा नॉर्मल से नापेंगे, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको लेना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप बात करेंगे, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 90 डिग्री होगा। तो सरफेस को टच करते हुए आएगी तो सरफेस को टच करते हुए निकल जाएगी। दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये जाकर के आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में आएगा, प्रिज्म वाले पार्ट में आएगा, वहां पर यही टर्म आपका दिमाग की दही करेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लियर?
यस। तो एक ग्रेजिंग इंसिडेंस हो गया हमारे पास, और एक नॉर्मल इंसिडेंस मींस नॉर्मल के साथ लाइट आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, ग्रेजिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। याद रखना TIR में बहुत खून पिएगा ये। यस, हाँ, वेरी गुड। अगला है वेक्टर फॉर्म हमारे पास ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड्स, ये आपके बोर्ड्स में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें जरूरत है, ठीक है, नॉट फॉर बोर्ड्स। लेकिन कंपटीशन में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, वो कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है। सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस, ठीक है। 10वीं क्लास के बच्चे को अगर हम लोग बोले कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो, तो उसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाले बेसिक भाषा में है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है हमारे पास। और दूसरी बात, ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, राइट। अब हम लोग 12वीं क्लास के लोग अगर हम लोग बात करें, क्योंकि देखो भाई, जब भी इंसिडेंट रे आ रही है तो एक डायरेक्शन के बारे में है, जब रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, दिस इज योर RR, तो ये भी एक डायरेक्शन के बारे में है, और इनके बीच का एंगल्स को हम लोगों को कंसिडर करना है। तो इस दोनों लॉस को हम लोग कंबाइन करके, हम लोग जैसे अभी मैंने क्या कहा कि ये तीनों एक प्लेन में लाई करते, तो इनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0। किसी भी तीन वेक्टर्स, अगर मान लो मैं इसको एक वेक्टर ले लूं, इसको एक वेक्टर ले लूं और इसको एक वेक्टर ले लूं, इनको अगर मैं तीन वेक्टर बना लूं, तो उनका वॉल्यूम क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि सर लाइट आई इसी सरफेस पर और ऐसे, लाइट आई ऐसे और ऐसे चली गई, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा, खत्म, ठीक है। अब बात आ रही है कि सर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, जरा ध्यान सुनना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द डायरेक्शन ऑफ, अब ये कोई डेरिवेशन, देखो मैं इसका डायरेक्टली रिजल्ट भी दे सकता हूं, और आपको ये जेई में भी पूछा जा चुका है। जेई मींस 2021 में यह आपका वेक्टर फॉर्म पूछा जा चुका है। तो अब कोई बच्चा बोले क्या सर डेरिवेशन याद करनी जरूरी है? मैंने कहा जरूरी तो नहीं है। अब किसी के स्टेट बोर्ड में अगर ये डेरिवेशन आ रही हो तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मैंने आई कैप बोल दिया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ना है। ध्यान सुन, कोई बच्चा कहते हैं सर इसको आई वेक्टर बोल दे, मैंने कहा बोलने के लिए बोल सकते हो, लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ना है। लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है, हम उसकी डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेट डायरेक्शन ऑफ IR इज आई कैप, लेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल दैट इज एन कैप, ठीक है, और लेट द डायरेक्शन ऑफ RR दैट इज आर कैप, ठीक है। जरा देखना, जब भी हमारे पास लाइट किसी सरफेस पर आकर के गिरती है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले सर मेरे को डेरिवेशन याद नहीं करनी, मत करियो भाई, खून मत पी, तो फिर लिख भी मत, तू रिजल्ट याद कर लियो। और अगर है कि किसी को कि सर मेरे हमारे बोर्ड्स में, CBSE बोर्ड में तो ये नहीं है, तो आपको नहीं करने की जरूरत है डेरिवेशन, लेकिन अगर किसी के स्टेट बोर्ड में है तो प्लीज इसको ध्यान समझना। मान लो बेटा हमारे पास लाइट इस प्रकार से आई, तो दिस इज योर आई कैप डायरेक्शन। लाइट की डायरेक्शन क्या है? ये जो भी एंगल बन रहा होगा विद नॉर्मल, ये एन कैप की डायरेक्शन आपकी क्या होगी? नॉर्मल हमारे पास इस डायरेक्शन में है, दिस इज योर एन कैप। और लाइट हमारे पास किस डायरेक्शन में जाएगी? सर लाइट हमारे पास इस डायरेक्शन में जाएगी, दिस इज आर कैप एंड दिस इज अगेन थीटा। तो हम लोग इनको यूज करके हम लोग अपना क्या बना सकते हैं? एक लॉ बना सकते हैं, वेक्टर फॉर्म कहते हैं हम लोग इनके डायरेक्शंस को यूज करके। अब जरा समझना, एक नॉर्मल एक डायरेक्शन है और मैंने सरफेस के पैरेलल एक टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल दी। मतलब एक सरफेस है अगर हमारे पास, तो दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज टेंजेंट टू दी सरफेस। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आई कैप को रिजॉल्व करेंगे, जरा ध्यान समझना, ठीक है। अगर मैं आई वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूं तो यही हमारे पास आई वेक्टर की डायरेक्शन है, दिस इज आई कैप। और अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा है, यहां पर है आपका आई कैप। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा आई कैप को, मैंने एक नई डायरेक्शन ले ली है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो आई कैप को जरा देखना, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, आई कैप वेक्टर अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होता है यूनिट वेक्टर का? 1। तो सर यहां पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा, मैंने कहा हां, और यहां पर आ जाएगा सर आपका साइन थीटा,
मैंने कहा राइट। तो आई कैप की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा टी कैप, राइट, साइन थीटा टी कैप, और माइनस कॉस थीटा हमारे पास एन कैप। एक तो ये आ गया। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो रिफ्लेक्टेड रे का रिजोल्यूशन जरा देखना सर, कॉस थीटा हमारे पास इधर आ जाएगा। मैंने कहा राइट। सर आर कॉस थीटा आना चाहिए ना। मैंने कहा हाँ आर कॉस थीटा आएगा, लेकिन आर की वैल्यू क्योंकि यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1, तो 1 कॉस थीटा हमारे पास एंड 1 साइन थीटा सर हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं आर वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है बेटा, साइन थीटा टी कैप, और हमारे पास प्लस कॉस थीटा एन कैप। मुझे हमारे लॉज में अगर आप नोटिस करें, हमारे लॉज में कहीं पर भी टेंजेंशियल वेक्टर की बात नहीं है। किस किस की बात है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे की, इन्हीं की बात है। तो मेरे को ना ये टी वाला वेक्टर चाहिए नहीं, तो मैंने क्या करा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस हमारे पास माइनस और माइनस जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे यहां बचा आई माइनस आर। हाँ सर, ये तो सर कैंसल आउट हो गया, -2 कॉस थीटा एन कैप, ये बन गया। समझ रहे हो मैंने क्या करा, पहले इंसिडेंट रे को लिखा इन दोनों के फॉर्म में, एन और टी के फॉर्म में, फिर रिफ्लेक्टेड रे को लिखा एन और टी के फॉर्म में। हमें टी नहीं चाहिए था, टी टेंजेंशियल टू द सरफेस है। हमारे लॉज में कहीं पर भी टेंजेंशियल की बात नहीं होती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आर की बात होती है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आर की बात होती है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने अब कहा यार एंगल को भी अगर मैं हटाना चाहूं, वैसे तुम यहां छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एक और चीज देखें, अगर मैं आई डॉट एन निकालूं, अगर मैं आई डॉट एन निकालूं तो डॉट प्रोडक्ट याद है क्या करते थे सर, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ एन इनटू इनके बीच का एंगल। मैंने कहा इनके बीच का एंगल क्या होगा, अब हमारे खत्म बच्चे। सर आई और एन के बीच का एंगल है थीटा, पागल है क्या? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। जरा देख, आई वेक्टर इधर है तो इसका ये वाला वेक्टर इधर है, आई वेक्टर, हाँ, एन वेक्टर हमारे पास इधर है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल आएगा भाई, हाँ या ना भाई? ये वाला वेक्टर, ये वाला, अरे सफाई नहीं कर रहा है यार, डस्टिंग देखना जरा। अरे दादा रे दादा, छुई छुई, कोरोना करवाएंगे लग रहा है। डस्टिंग वस्टिंग नहीं हो रहा कंपनी में, ओ खाली सैलरी जा रहा है। हटाओ रे, हमसे ही काम हो रहा है बस। देखो हमसे सफाई भी करवाया जा रहा है। क्या ही फायदा हुआ फेमस टीचर बनने का, झाड़ू पोछा लगाना पड़ रहा। तो मैं यहां पे क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमारे पास ये रही, नॉर्मल रे की डायरेक्शन हमारे पास ये रही, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ये हुआ ना भाई, थीटा थोड़ा ना हुआ। तो कितना एंगल है ये हमारे पास सर? अगर देखें लीनियर पेयर में ये पूरा एंगल 180 होता है, तो अगर ये थीटा हटा देंगे तो ये पाई माइनस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। मैंने कहा बहुत सही। तो आई डॉट एन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आएगा सर, ये तो 1 हो गया, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। मैंने कहा बहुत सही। तो इसको अगर मैं यहां लिखूं तो कुछ गलत तो नहीं है, एंगल को भी हटा करके इनके टर्म्स में ले आता हूं। आई माइनस आर इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस कॉस थीटा को लिख दिया है आई डॉट एन इंटू एन कैप। इसको इधर ले जाना, ये है आपका वेक्टर फॉर्म, ट्वाइस ऑफ आई डॉट एन इंटू एन कैप, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, ठीक है सर? हमारे स्कूल में आएगा, अगर तू सीबीएसई बोर्ड में है तो कतई नहीं आएगा, और अगर किसी के स्टेट बोर्ड में वेक्टर फॉर्म है तो आपको ये डेरिवेशंस भी करनी पड़ सकती हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले तुम वही करो जो तुम हमेशा करते हो, फॉर्मूला याद करके भूल जाओ, ठीक है? आ जाओ चलो, और फिर बोलो हमारी जिंदगी बहुत टफ है। समझ आई बात? हाँ सारे बच्चे ये सोनू, अरे बोले कहां भाग गए क्या? ए हाँ सारे बच्चे। तो हम लोगों ने क्या करा है भाई, ये ही है आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
क्यों? क्योंकि इसमें इंसिडेंट रे, ध्यान सुन, इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल के बारे में बात है, डॉट प्रोडक्ट से एंगल के बारे में बात है, सारी चीजें हमारे पास इसमें। यस, हाँ, क्लियर, वेरी गुड। सर माइनस कहां गया? बेटा मस्त तेल में फ्राई करके मैं खा गया। गधा। अरे भाई अभी तो बताया माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा को उठा करके मैंने क्या करा, यहां पे आई डॉट एन कर दिया, बस, और क्या है। क्लियर? पागल बच्चा। हाँ, याद करूं बेटा, तू पहले अपना नाम याद कर, फिर दूसरी चीज ये याद कर कि तू एक इंसान भी है, ठीक है? तू भूल जाता है, ठीक है? क्लियर? आ जाओ, पागल बच्चा, ठीक है? अब जरा यहां पर ध्यान से समझना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? रुको रे, ज्यादा भावुक नहीं हो रहे हो तुम। अब ये 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? ये पता होने चाहिए। तो हम लोग इसको सिमुलेशन से एक बार देख लेते हैं, ठीक है? जैसे ये वाला तो हमारे पास सिमुलेशन था, ठीक है? और पहले हमारा यहां हमारा बच्चा है, बिल्कुल रिलेटेबल रहेगा। ये मान लो हमारे कुछ अंटर बंटर है, ये है हमारा शीशा बेटा, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? शीशा। सर इसको मूव करने से ये क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि वो इमेज है बेटा हमारे पास, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? इमेज। तुम्हारे को थोड़ा सा हाइट छोटी कर देता हूं तुम्हारी, ठीक है? ये जरा देखना, तो यहां पर हमारे अंटर पंटर है, बिल्कुल बतख के जैसा है, अंकल स्क्रूज। हाँ, तो अंकल स्क्रूज, ये देखो, ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं, इमेज को नहीं। ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज मूव करेगा हमारे पास। प्लेन मिरर के लिए क्या क्या चीजें आपको लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट का जितना दूरी होगा उतना ही इमेज की दूरी होगी। समझ रहे हो? अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर कर दूंगा तो इमेज भी दूर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा तो इमेज भी पास हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होता है उतना ही हमारे पास इमेज डिस्टेंस होता है। अगर आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं, जो इसकी हाइट है वही इसकी भी हाइट है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द इमेज डिस्टेंस, दोनों बार कॉपी हो गया। ओहो, हाँ, अब चलो इसको मैं ही लिखवाता हूं। चलिए भाई, समझाते हुए चलते हैं साथ साथ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्लेन मिरर। फॉर प्लेन मिरर सारे बच्चे लिखते हुए चलेंगे। प्लेन मिरर में हमारे पास क्या क्या खास बात है, सारी चीजों को जरा समझना। इसी में वेलोसिटीज के बारे में भी बात आएगा। अगर ऑब्जेक्ट चलने वालने लगेगा तो क्या होगा, इसी सिमुलेशन से ही हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज हमारे पास, सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान सुन। पहला पॉइंट, ठीक है? अगर मान ले कि मेरे पास यहां पर एक शीशा है, यहां पर मेरे पास एक शीशा है, तुमने क्या रखा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? ओ मींस ऑब्जेक्ट। तो इससे लाइट रेज सरफेस पर जाएंगी, तो ये कौन सी लाइट रे है बेटा? सर नॉर्मल इंसिडेंस है, जैसे जाएंगी वैसे के वैसे वापस आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ, ठीक है? एक तो ये आरआर भी हो गई, और लाइट अगर हमारे पास इस प्रकार से जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होकर के ऐसे चली जाएगी, राइट? तो अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है, रियल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कैसे बनेंगे? सर इमेज होती है रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन। मैंने कहा अच्छा, तो एक आरआर आपकी ये है, एक आरआर ये है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और इसको एक्सटेंड कर दूं तो क्या हमारे पास यहां पर एक इमेज बन रही होगी? हाँ, क्या हमारे पास यहां पर इमेज बन रही होगी? यस। तो अगर आप नोटिस करें तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ये यहां से कितनी दूरी पर है, दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज जितनी दूरी पर होगा। अब आप कॉन्ग्रुएंसी और ये सब प्रूव कर सकते हैं कि यहां पर अगर आपका एंगल आई है तो यहां पर आपका एंगल आई है, करस्पॉन्डिंग है। ये एंगल भी आई होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला एंगल भी आपका यहां पर होगा। 90 डिग्री आपका यहां है, तो एंगल भी है और एक साइड हमारे पास कॉमन भी है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ये डेरिवेशन वाला पॉइंट नहीं है।
हमारा डेरिवेशन जहां जहां पर आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक मिरर से जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर आपकी इमेज होती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट यहां लिख देता हूं। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज अपोजिट। ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज अपोजिट। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं। कैसे कहने का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, जैसे देखना यहां पर अगर आप नोटिस करें, मान लो मेरे पास ये रहा शीशा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां है और जरा समझना लाइट रेज हमारे पास ऐसे आई, तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं सारे बच्चे बताना कि इस केस में अगर आप नोटिस करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है या वर्चुअल है? सर इंसिडेंट रेज का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, हां, तो सर ये हमारे पर रियल ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा राइट। लाइट रेज हमारे पास ऐसे जाएंगी, अगर सर हम लोग इसका इंटरसेक्शन की यहां पर बात करें तो ये हमारे पास इमेज बनेगी, राइट। जबरदस्ती इमेज बना रहे हैं तो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज हमारे पास होगी। क्लियर? अब ये पता आना चाहिए, मतलब पकड़ में आ जाना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो मेरे पास प्लेन मिरर पर लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आई और ऐसे आई, हाँ, तो ऑब्जेक्ट कैसा है? कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्ट कहां है? अबे ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड है? पहले तो ये देखा कर। सर ये शीशे की तरफ आ रही है तो ये तो सर हमारे पास इंसिडेंट रेज है। मैंने कहा बहुत सही। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन क्या बताता है, ऑब्जेक्ट या इमेज? इंसिडेंट रेज जो भी शीशे पे गिर रही है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी। तो सर एक्चुअली में इसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं होना चाहिए। मैंने कहा हाँ। सर जबरदस्ती बना रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये हुआ हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब जरा देखना लॉस क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी, यहां तेरे को मिलेगी इमेज। रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, हां, तो रियल इमेज आपको यहां पर मिल रही होगी, ये इमेज आपकी होगी रियल। तो मैंने यही बात बोली, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज अपोजिट फॉर अ प्लेन मिरर। अभी मैं कॉनकेव की बात नहीं कर रहा, कॉन्वेक्स की बात नहीं कर रहा, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को जरा समझना। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी। ये दोनों हमेशा अपोजिट नेचर के होते हैं। यस सर दिखा दो हमारे को सिमुलेशन से। अरे मतलब हर चीज इनको सिमुलेशन से ही समझनी है। अगर आप यहां पर नोटिस करें, ये हमारे पास एक शीशा है तो लाइट रेज हमारे पास आ रही है। अगर आप देखेंगे तो ये रियल है हमारे पास। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मेरे पास कोई सिमुलेशन है नहीं, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कोई सिमुलेशन हमारे पास है नहीं, तो अभी तो वो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ठीक है, यहां से आप समझ सकते हैं। ये हमारे पास शीशा है तो अगर आप रेज को देखें तो ये शीशे के ऊपर रेज हमारे पास आ रही है, राइट। तो इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन ये है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर रिफ्लेक्टेड रेज का अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो यहां आ रही है तो ये इसकी इमेज है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज हमारे पास हो रही होगी, राइट। मैंने अभी तुम्हें ऐसा डायग्राम बनाया है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर है तो रेज गई ऐसे तो इमेज यहां पर बन रही है, वही सेम चीज यहां बनाई है। अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये है, तो दोनों का अपोजिट नेचर। अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज इधर अपोजिट नेचर। क्लियर है क्या? बहुत कॉमन सी चीज है। नेक्स्ट सी पॉइंट, सारे बच्चे सी पॉइंट हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। मतलब नो मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर आपकी कोई भी मैग्निफिकेशन नहीं करता है। कॉनकेव मिरर करेगा। आप लोगों ने ये चीज, हाँ ध्यान से सुनना, कॉनकेव मिरर आपका करेगा, कॉन्वेक्स मिरर करेगा। 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनलार्ज्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, है ना, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ये टर्म्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। प्लेन मिरर में कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता। अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और आपको वो मोटा दिखा रहा है, छोटा दिखा रहा है, लंबा दिखा रहा है, अगर ऐसा कुछ कर रहा है, मॉडिफिकेशंस कर रहा है, दैट मींस वो प्लेन मिरर नहीं। प्लेन मिरर में अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितनी भी इसकी हाइट होगी एग्जैक्टली उतनी ही हाइट का आएगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी हमारे पास इमेज बनेगी।
क्लियर? ऑब्जेक्ट का हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज का हमारे पास हाइट होता है। क्लियर? यस, कॉन्ग्रुएंसी और इन सबसे आप लोग प्रूफ कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे लिए ये काम, उसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज हमारे पास लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन हमारे पास, ये सारे पॉइंट हो गए ना हमारे पास, लेटरली इन्वर्टेड, अपोजिट नेचर, ठीक है। सारे बच्चे जरा देखना, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब तुम्हारी चोंच पहले रोकूं बेटा। बेटा टॉपिक तुम्हारा ना ऑप्टिक्स फिर बेसिक से ही खराब होगा। अगर मान लो मेरे पास यहां पर एक शीशा है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन कहने का मतलब साइडवेज इन्वर्जन हमारे पास होता है, जरा ध्यान से समझ, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास यहां पर एक शीशा है और मैंने एक एरो यहां पर ऐसे रख दिया है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो अगर आप नोटिस करें तो ए का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो बड़ा है, तो ए की जो इमेज बन रही होगी बिल्कुल इसके सामने बनेगी ए डैश इस तरीके से। सर बी का डिस्टेंस हमारा कम है, तो बी का भी डिस्टेंस, इसकी जो इमेज बनेगी वो कम पर बनेगी, बी डैश लाइक दिस। तो एक्चुअली में जो इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है। मतलब अगर आप नोटिस करें, ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर इस साइड टिल्टेड है, किस साइड टिल्टेड है, ये हमारे पास राइट साइड, अगर ये टिल्टेड है, अगर आप देखें राइट साइड टिल्टेड है, तो जो इसकी इमेज है ये उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में टिल्टेड आपको मिलेगी। इस डायरेक्शन में ये लेफ्ट साइड टिल्टेड आपको मिलेगी। इसको आप लोग कह सकते हैं लाइक दिस। जैसे मान लो मेरे पास, अगर मैं इसको इस साइड टिल्ट कर दूंगा, जरा देखना, हमारे पास अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इस साइड टिल्ट करा है तो इमेज भी इस साइड टिल्ट हुई है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसे सीधा मान लेता हूं, जैसे मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर टिल्ट कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो इमेज उल्टी डायरेक्शन में हमारे पास टिल्ट कर रही है। मतलब ये क्लॉकवाइज सेंस में गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गया है। इसको हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन बाय अ प्लेन मिरर। बात समझ आई सारे बच्चे? क्या आपको ये पॉइंट समझ आए? थम्स अप करना, क्योंकि मैं चैट ऑन कर रहा हूं तो फालतू की बकवास कर रहे हैं कुछ बच्चे। क्या क्या मेन पॉइंट्स है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, इसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं होती। मतलब इमेज ना ही बड़ी बनेगी ना ही छोटी। अगर मेरी हाइट अगर कुछ है तो सेम हाइट की हमारे पास इमेज भी बनेगी। फिर दूसरी बात, हमेशा अपोजिट नेचर का होगा। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज, ये दोनों अपोजिट नेचर के रहेंगे। और इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होगी, कि जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसकी पास में इमेज बनेगी, जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है उसकी दूर में इमेज बनेगी। तो दोनों अपोजिट सेंस में हमारे पास ये ओरिएंटेड होते हैं सारे बच्चे। अभी तुम्हें देखने पे शायद लग रहा होगा ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से ही सवाल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसी से ही हमारे पास सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। देखना अभी तुम, फिर तुम कहोगे कि सर अचानक से 12वीं की फील आ रही है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ठीक है सारे बच्चे, जरा ये बताना हमारे पास। वेरी गुड, पढ़ने वाले हैं तो उतना ही काफी है मेरे लिए। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, अभी आपको ये जो सवाल दिख रहे हैं ना बेटा, कि एक बंदा इस शीशे पर इधर जा रहा है, जैसे एक शीशा है 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, फिर ये इधर एंगल पर जा रहा है, इमेज की वेलोसिटी बता दो विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये ऐसे सवाल आएंगे ना, फिर दिमाग की दही हो जाएगी। तो तमीज से मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। मैं वही कह रहा हूं, ऑप्टिक्स बहुत बेसिक से आपको स्टार्ट करनी है, कोई ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है। अप्लाई अगर आप तमीज से कर गए मेरे वर्ड्स को तो आपको ऑप्टिक्स बहुत ही मक्खन लगेगी, भले आप किसी भी लेवल के सवाल लगाओ। अब ध्यान से सुनना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, पहले सिमुलेशन देख लेना। अब ये कई बच्चों को पता भी है, अगर आपको सिमुलेशन की जरूरत नहीं है, आपके घर पे छोटा वाला शीशा होगा ना, प्लीज आप उस शीशे को रखना ऐसे और उसके सामने पेन को रखना, ये करके देख लेना। अगर मान लो पहले एक बार शीशे को रोक करके रखना और पेन को चलाना। पेन को कैसे चला सकते हो? सर मैं एंगल पर चला सकता हूं, राइट, मतलब पास भी ले जा रहा है ऊपर भी ले जा रहा है। अगर तू 2 डायमेंशन अगर लेके गया तो मतलब पास में भी ले जा रहा है और ऊपर भी ले जा रहा है। तो इसको ब्रेक कर करके देखेंगे। मान लो शीशा है, ऑब्जेक्ट है, इसकी कहीं ना कहीं एक इमेज बन रही होगी। हाँ, अब मान ले मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को इसके पास ला रहा हूं, पास ला रहा हूं, पास ला रहा हूं, तो इमेज किधर मूव कर रही होगी? कुछ बच्चे उल्टा दिमाग, सर अगर इसको पास लाएंगे तो इमेज पीछे चली जाएगी। दिमाग लगा, तू शीशे के सामने खड़ा है, तू जाकर के शीशे को टच करेगा तो तेरी इमेज पीछे चली जाती है। दिमाग लगा करके जवाब देना ये चीज।
सर जैसे ही हम लोग शीशे को टच करते हैं तो इमेज भी शीशे को इंस्टेंटली टच करती है विदाउट एनी डिले। यस, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जैसी ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, राइट? तो जरा ये समझना, अगर मेरे लिए सबसे पहले केस 1, फिर कॉम्बिनेशन सवाल आ जाएंगे, तो इंडिविजुअल को जरा समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक शीशा है, हाँ ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक शीशा है और यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट? ये मिरर हमारे पास क्या है, अभी रेस्ट पर है, राइट? मिरर इज एट रेस्ट। अगर मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मिरर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज पैरेलल टू द मिरर, ठीक है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मिरर। अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा ना, 10 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज इसके बिल्कुल अपोजिट इसकी इमेज भी तो होगी। हाँ सर, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से है उतना ही इमेज डिस्टेंस है। दिमाग लगाना सर, जितना, अगर ये 10 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 10 सेंटीमीटर पर है। मैंने कहा ये चलते चलते आके शीशे पर टकराएगा तो ये भी सर इमेज जाकर के शीशे पर टकराएगी। तो याद रखना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर जो होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द मिरर के बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, दैट इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर। सर इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक शीशा है, अभी मैंने शीशे को रोक रखा है, इसको भी चलाएंगे। अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो सर एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज तो होगी ही होगी। मैंने कहा बहुत सही, जरा ध्यान समझना। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो इमेज कैसे चल रही होगी? कुछ बच्चे कहते हैं सर इधर जाएगी, पागल है क्या? अगर ये शीशे की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलरली तो इमेज भी इसकी तरफ ही आ रही होगी। रीजन क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर इसने 1 सेंटीमीटर चलाया तो इसने भी 1 सेंटीमीटर चलाया, सेम टाइम में चलाए, तो दोनों की अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो सेम ही होगी। अगर ये 10 से आ रहा है तो सर ये भी 10 से ही आ रहा होगा। तो जरा देखना, सवाल आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो ये कितना है? 10 आई कैप। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज ये कितना है सर? हमारे पास -10 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो सर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आपसे कौन सा पूछा जाए ध्यान रखना, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -10 आई कैप। हाँ सर। माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज -10 आई कैप, तो सर -20 आई कैप। जो हम लोगों ने ये वाली वेलोसिटी कर रही है वो ग्राउंड के फ्रेम हम देख रहे हैं। मान ले तू बाहर से बैठा है, शीशा तूने ऐसे रखा, ऑब्जेक्ट रखा, अगर ये 10 से जा रहा है तो इमेज भी 10 से आ रही होगी, राइट? तो ग्राउंड फ्रेम से हमें क्या दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट अगर 10 से जा रहा है तो इमेज भी 10 से जा रही है। अब वो आपको रिलेटिव वेलोसिटीज भी पूछ सकते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात, रिलेटिव वेलोसिटी आप लोगों को लगा देनी है। डन। जरा केस 2 जरा देखना, सिंपल है ये। केस 2, अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक शीशा है, ठीक है? एक शीशे के पैरेलल अगर आप किसी चीज को मूव करोगे, जैसे मान लो ये शीशा है, मैंने इससे 5 सेंटीमीटर की दूर पर ये पेन रखा, तो एक इमेज बन रही होगी शीशे के बिल्कुल बैक साइड पर। हाँ, कितने डिस्टेंस पर सर? 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही इमेज डिस्टेंस रहता है, पेन ऐसा ही होगा। मैंने कहा अगर मैं इसको ऊपर मूव करूंगा तो इमेज कहां जाएगी? कुछ बच्चों के लिए नीचे जाती है, इतना कॉमन सेंस होता है। अरे भाई शीशा रख करके तू शीशे के सामने हाथ ऊपर करेगा तो तेरा हाथ इमेज में नीचे थोड़ना जाएगा, उसके साथ ही ऊपर जाएगा, साथ ही नीचे आएगा। तो याद रखना कि अगर आपका कोई भी मिरर है जिसको अभी के लिए हम लोगों ने क्या रखा है? रेस्ट पर रखा है, और आपका एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के पैरेलल हमारे पास चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर, राइट? तो सर अगर ये ऑब्जेक्ट है ना तो इसकी एक इमेज होगी। मैंने कहा हाँ, और ये भी उतनी ही स्पीड से जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द मिरर। याद रखना कंसेप्ट हमारे पास ये है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द मिरर। कहने का मतलब सर एग्जांपल में मैंने कहा देखो, अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा रेजोल्यूशन के साथ। ध्यान सुनना,
एग्जाम्पल में सर ये क्या कहना है, मैंने कहा मान ले मेरे पास एक शीशा है, हाँ अभी शीशे को रोक रखा है, ये रेस्ट पर है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या इसकी एक इमेज होगी? हमेशा। तो सर यहां पर इसकी एक अपनी इमेज होगी कितनी दूरी पर? मैंने कहा जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज डिस्टेंस। यस, अगर ऑब्जेक्ट 5 से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी हमारे पास 5 से ऊपर जा रही होगी, मैं ये कह रहा हूं। तो अगर कोई बोले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 5 जे कैप है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 जे कैप है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, एक शीशा है, मैंने एक बात बोली शीशे के पैरेलल। अब कोई बच्चा कहता है सर आपने ऊपर बताया, अगर मैं शीशे के इधर जाऊंगा तो, मैंने कहा सेम ही तो रहेगा यार, कैसी बात कर रहा है, तेरे सामने शीशा है, तूने हाथ ऐसे रखा, हाथ को इधर मूव करेगा तो इमेज भी उधर जाएगी इधर जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो पैरेलल टू द मिरर हमेशा वेलोसिटी सेम होती है, परपेंडिकुलर टू द मिरर अगर मैं शीशे के पास जाऊंगा तो इमेज भी मेरे पास आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के अगर मान ले यहां आ गया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 0, तो इमेज डिस्टेंस भी 0 होगा। तो ये दोनों एक साथ इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, सेम टाइम में चल रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन वैल्यू वाइज सेम है। यस और नो सारे बच्चे? यस और नो सारे बच्चे? यस और नो? सर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन व्योम बेटा, वेलोसिटी की वेक्टर बना रहा हूं ना भाई, किसी भी वेक्टर के आगे माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है गधे, राइट? अब तुम्हें ये छोटे छोटे पार्ट, सर अगर मान लो अब ये किसी एंगल पर जा रहा होगा तो अब कॉमन सेंस आ गया है कि हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेंगे, आई कैप जे कैप में अपने सवाल को लगा देंगे। अब दूसरा केस मतलब तीसरा केस, सर मिरर को चलाएं तो, मैंने कहा देख अब मान ले इस बार ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये रहा हमारे पास मिरर, ठीक है हमारे पास, और इस बार मैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ले रहा हूं, अभी इसको नहीं चला रहा। हो सकता है दोनों चीजें चल रही हो, जैसे मैंने अभी आपको एक सवाल दिखाया है, ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर एक सवाल दिखाऊं, इसमें सर शीशा भी चल रहा है और ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, तो इमेज के कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, सारे खतरनाक से खतरनाक सवाल भी तो आसानी से यहां पर कर सकता है। यस, जरा ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या करा कि हमारे पास जरा नोटिस करना, अब ये भी बच्चे करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये शीशा है, अगर देखो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर मैं शीशे को, ये शीशे का लेंथ है, जैसे मान लो ये शीशा है, तो शीशे का परपेंडिकुलर ये हुआ, शीशे का पैरेलल ये हुआ। अगर मैं खड़ा हूं, कॉमन सेंस खड़ा हूं, मेरे सामने एक शीशा था, अगर तुम शीशे को ऊपर ले जाना स्टार्ट करोगे पैरेलल टू इट्स लेंथ, तो क्या मेरी इमेज मूव करेगी? कई बच्चे कहते हैं हां कर जाएगी, पागल बच्चे। अगर मैं इसको ऊपर को मूव करूंगा ना तो बेटा एक्चुअली में आगे पीछे मूव होगा, जिसकी वजह से मूव कर जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको सिर्फ ऊपर मूव करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रुका है तो इमेज भी रुकी रहेगी, नो इंपैक्ट। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर आपका मिरर पैरेलल टू इट्स लेंथ, मिरर पैरेलल टू इट्स लेंथ जा रहा है तो इमेज पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, इमेज भी आपकी रेस्ट पर ही मिलेगी। कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, प्लीज करके देखना, पेन रखना, शीशा रखना, शीशे को पैरेलली ऊपर लेके जाना, अगर पेन रुका हुआ है तो इमेज भी रुकी हुई ही मिलेगी। मतलब देयर इज नो इंपैक्ट, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ velocity of mirror parallel to its length. Mirror parallel to its length, अगर उसकी लेंथ के पैरेलल लेकर के जा रहे हो ना शीशे को तो कोई इंपैक्ट नहीं। मान ले तू शीशे के सामने खड़ा है, एक बहुत बड़ा सा शीशा था, कोई बंदा शीशे को उधर ले जाए, इस ऐसे पैरेलल ले जाए, तो तेरे को अपनी इमेज दिखेगी, तू रुका हुआ है तो तेरी को इमेज रुकी हुई दिखेगी, शीशा थोड़ी देर बाद चला जाएगा, खत्म। लास्ट केस नंबर 4, केस नंबर हमारे पास यहां पर 4, जरा यहां पे देखना। अगर मान लो सर अब ये रहा शीशा, मैंने कहा हां, ये रहा शीशा, मैंने कहा हां, और ऑब्जेक्ट सर अभी हम लोग रेस्ट पर ले रहे हैं, मैंने कहा राइट।
जरा देखना, ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस पर है तो ऑब्वियस सी बात है सर इमेज एक होगी वो भी x डिस्टेंस पर होगी। मैंने कहा हाँ। अब हम लोग मिरर को कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, वी आर मूविंग द मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सारे बच्चे बताना, ऑब्जेक्ट को रोक करके मैं शीशे को पास ला रहा हूं तो क्या इमेज मूव करेगी, हाँ या ना, और अगर करेगी तो कितने लेंथ से करेगी। मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको रेस्ट पर रखा है और मैं इस बार शीशे को इसके पास लेकर के आ रहा हूं तो क्या इमेज मूव करेगी, हाँ या ना, पहले ये बताओ। सारे बच्चे, सर अगर ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे तो इमेज भी दूर होगी। यार कॉमन सेंस के साथ इन सवालों को जरा देखना, तुमने कितनी बार शीशे में ये सारी चीजें करी हैं, लेकिन बात यह है कि तुम उसको मैथमेटिकली नहीं लिख पाते हो, ऑब्वियसली बात है। जरा ये देखना कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ये शीशे को हम लोग आगे ला सकते हैं ना, हाँ। जरा देखना मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मैंने कहा राइट। अब मैं शीशे को क्या करूंगा, इसके पास ला रहा हूं, पास ला रहा हूं, पास ला रहा हूं, पास ला रहा हूं, पास ला रहा हूं। जैसे ही मैंने ये शीशा इसके पास लाया तो ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल पास में आ गई, राइट। तो जरा देखना कि हमारे पास अगर ये शीशा चलते चलते इस सिनेरियो तक आ जाए, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर रुका हुआ है लेकिन शीशा हमारे पास यहां तक आ गया है, ध्यान सुनना, शीशा हमारे पास यहां तक आ गया है, ये तो इमेज कितनी चली होगी, सर इमेज यहां थी, इमेज को इतना चलना पड़ेगा, 2x लेंथ हमारी इमेज चलेगी, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो हमारे पास शीशे ने कितना चला, जरा नोटिस करना, सर मिरर ने चला है x, इमेज ने चला है 2x, वेरी गुड। अगर मैं देखूं मिरर ने कितना चला, मिरर चला सर हमारे पास x, ठीक है, t टाइम में अगर यहां पहुंचा है तो x बाई टी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मिरर है, राइट। तो जो इमेज है उसने कितना चला बेटा, सर इमेज तो यहां से यहां तक आई है तो उसने तो 2x चला है, तो इमेज ने कितना चला है सर, दैट इज 2x इन सेम टाइम t, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, यस और नो। भाई अगर ऑब्जेक्ट को रोक करके मैं मिरर को मूव कर रहा हूं x डिस्टेंस तो इमेज 2x डिस्टेंस चलती है। इसका एग्जांपल जरा यहां पे समझना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल जरा यहां पे समझना। मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि एक हमारे पास शीशा है, यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां से 2 मीटर पर सेकंड से चलते हुए आ रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। सारे बच्चे जरा देखना, हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मिरर को मैं अगर 2 मीटर पर सेकंड से ला रहा हूं तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। बच्चे कहते हैं इमेज चलेगी ही नहीं, क्यों नहीं चलेगी बे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होता जाएगा तो क्या इमेज वाला डिस्टेंस भी तो कम होता जाना चाहिए, यस। तो सर ये इस डायरेक्शन में ही चलेगी, 4 मीटर पर सेकंड, 2 गुनी वेलोसिटी से भाग रही होगी, सेम डायरेक्शन में। याद रखना हमारे पास इसमें कंसेप्ट हमारे पास ये बना, पैरेलल में तो कोई इंपैक्ट नहीं है, हाँ। इफ मिरर मूव्स विद v perpendicular to its plane, image moves with 2v in same direction सेम होगी सारे बच्चे, in same direction। बात समझ आई, हाँ या ना सारे बच्चे, यस और नो। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं तमीज से करना, पूरी ऑप्टिक्स बहुत इजी, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, बस तमीज से जरा देखना। एक सवाल, उसी टाइप का एक सवाल ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब हो सकता है कि सर हर कोई चीज चल रही हो, मैंने कहा हाँ, तो मान लो बेटा मेरे पास ये मिरर है। अब सवाल को जरा देखना, ये मेरे पास एक मिरर है, हाँ ठीक है, यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, या चलो एंगल, ये हमारे पास 10√2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, और ये मिरर हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। फाइंड
पहला सवाल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से अगर आप देखोगे, बाहर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? सारे बच्चे जरा इस सवाल को ट्राई करेंगे। अब देखने में नहीं ये सवाल, ओए होए, वॉइस क्यों क्रैक कर रही है भाई? वॉइस क्रैक कर रही है। सारे बच्चे आवाज सही आ रही है अब? वॉइस का एक बार देखना भाई, थोड़ा सा बच्चे कह रहे हैं वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ, वॉइस फिक्स हो गई। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा तुम्हें ऑप्टिक्स पढ़ने। तुम्हें अगर हल्का सा पीछे नहीं, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा सर हमने 17-18 लेक्चर ऑप्टिक्स के पढ़े हैं। बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट भी है, वो भी किसी एंगल पर जा रहा है, और एक हमारे पास प्लेन मिरर है, वो भी किसी एंगल पर जा रहा है। अब मेरा सवाल है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बाहर से कोई देखेगा तो क्या ऐसे दिखेगा? अब बच्चे कहते हैं सर ये सवाल देख करके ना हमसे होते नहीं है। अभी क्यों नहीं होंगे? क्या मैं इनको रिजॉल्व कर सकता हूं, आई कैप जे कैप में ला सकता हूं? हाँ, तो सर यहां पर 10 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, आराम आराम से करना। सर यहां पर भी 10 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। सर यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर सर 3 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। और सर यहां पर 4 आ जाएगा। अब कंसेप्ट अगर पता होगा ना, बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। जरा देखना कैसे करेंगे सर। मैंने कहा आराम आराम से एक एक करके सुपर पोजिशन करते हुए चले जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। मान लो ये शीशा था, हाँ सर। सारे बच्चे एक एक करके इंपैक्ट बताना। ऑब्जेक्ट, अभी सारी चीजें एक एक करके लाएंगे। ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो क्या इमेज यहां होगी? ऑब्वियसली, राइट। जरा देखना, अगर ऑब्जेक्ट 10 से जा रहा है इधर, तो इमेज किधर चल रही होगी? गलतियां क्या होंगी अब डायरेक्शन की। सर अगर ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा तो इमेज भी इसके पास आएगी, 10 से ही आएगी। मैंने कहा हो गया, डन। मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट यहां पर 10 से जा रहा है, शीशा भी रुका हुआ है, शीशा रुका हुआ है। सर अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर जाएगी, तो मैंने कहा यहां पर 10 होगा। हाँ सर, क्लियर। अब सर शीशा इधर हमारे पास 3 की स्पीड से जा रहा है, 3 की स्पीड से। मैंने कहा अगर शीशा इधर 3 की स्पीड से जाएगा तो इमेज इधर 6 की स्पीड से जाएगी, तो यहां पर 6 आ जाएगा। मैंने क्या बात बोली थी? अब देखो, कोई खतरनाक चीज होती नहीं है ऑप्टिक्स में, बस बच्चे रायता फैलाते हैं। इफ मिरर मूव्स विद v परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इमेज मूव्स विद 2v इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो ये समझना मैंने क्या करा, अगर शीशा 3 की स्पीड से इधर जा रहा है तो इमेज 6 की स्पीड से इधर जाएगी, बस। सर इसका क्या करें? 4। मैंने कहा अगर ये 4 की स्पीड से ऊपर जाएगा तो इसका कोई इस पर इंपैक्ट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि अगर शीशे को पैरेलल टू दी लेंथ ले जाते हो तो इमेज पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो आ रहा है बेटा -16 आई कैप प्लस 10 जे कैप। दैट इज योर आंसर। खत्म हो गया। अब आपसे ऑप्शन क्या पूछे जाएंगे, जरा ध्यान सुनना, ठीक है। ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा पहला, दूसरा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी होगी। अब बच्चे कहते हैं सर विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या करना है? अबे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, खत्म। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आई है -16 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और मिरर की वेलोसिटी तेरे पास थी, दैट इज -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, तो माइनस में ही आंसर आएगा हमारे पास -13 आई कैप, ठीक है, और 10 -4 प्लस 6 जे कैप। ये आ गया बेटा। सारे बच्चे अगर आपसे कोई बोल दे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बता दो, तो भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी लगाने की बात कर रहा है। तो जरा यहां पे समझना, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी थी हमारे पास सर? -16 आई कैप प्लस 10 जे कैप। मैंने कहा हाँ बेटा, माइनस सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थी 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, हो तो गया, प्लस 10 जे कैप। तो सर ये हमारे पास जाएगा -26 आई कैप बन जाएगा, और 10 और 10 ये बस खत्म हमारे पास, खत्म। यस सारे बच्चे सर 16 कैसे आया? कहां पर बेटा?
अरे यार तुम लोग सुनते कम हो क्या? सारे बच्चे सर वापस समझा दो। लो यार, इतना आराम आराम से सारी बेसिक चीजें बताई, लेकिन भाई दोबारा ध्यान से सुनो, इन सारे इंपैक्ट्स को समझो। अगर मेरा शीशा रुका है, ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे तो इमेज भी इधर आएगी, अपोजिट डायरेक्शन था। तो मैंने कहा ठीक है, शीशे को रोका, 10 मीटर पर सेकंड से जाएंगे तो 10 मीटर पर सेकंड से इधर आए, तो इसका काम हो गया। हाँ, सब पैरेलल ले जाओगे तो पैरेलल जाएगा, 10, इसका काम हो गया। इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। शीशे को अगर तुम पैरेलल ले जा रहे हो तो इस 4 का इमेज पर कोई इंपैक्ट। भाई मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है इतना आराम आराम से पढ़ाने के बाद भी तुम ऐसा रायता कैसे फैला सकते हो? इस पैरेलल टू दी वेलोसिटी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये 6 कैसे हो गया? अबे यार यहां एग्जाम्पल भी लिया था, ये इस समय तो क्या कर रहा था? अगर शीशा 2 से जा रहा है तो इमेज कितने से जा रहा है? 4। क्यों? क्योंकि शीशा जब ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेगा तो इमेज को भी ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना है। शीशा x लेंथ चल रहा है, इमेज को 2x लेंथ चलनी है, तो मतलब 2 गुनी स्पीड से चल रहा होगा। इतना नहीं समझ पा रहा है बे? तो अगर शीशा यहां पे 3 की स्पीड से जा रहा है तो इसी का इंपैक्ट इस पर कितना आएगा? सर 6 की इंपैक्ट आएगी, राइट? तो हमारे पास 6 का है, तो टोटल करना है भाई 10 + 6 16 आई कैप नेगेटिव डायरेक्शन में, 10 j कैप, खत्म। अब रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई तो हम लोग निकाल लेंगे। ये सारा ग्राउंड फ्रेम से हम लोगों ने सवाल को लगाया है। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? सारे बच्चे बोलो भाई। यस, पहले ग्राउंड फ्रेम से सारी चीजों को निकालिए, फिर उसके बाद आपसे जो भी रिलेटिव पूछा है वो चुपचाप कर लीजिए, राइट? अब ऐसे ही सवाल आएंगे आपको, ठीक है? अब ऐसे ही सवाल आएंगे। जाते जाते 2 चीजें और बता रहा हूं, इसमें क्लॉक प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, तो इसको बस लिख करके जाइएगा। अगली क्लास हम यहीं से करेंगे और सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। मैं होमवर्क दे जाऊंगा, ठीक है, हमारे पास, कि अगर ऑब्जेक्ट में 5 घड़ी में 5 बज रहे तो इमेज में क्या बज रहा होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, और ये हमारे पास है, ठीक है? तो जरा नेक्स्ट लिखना, ऑब्जेक्ट आ गया, रोटेशन के बारे में भी बात करेंगे। रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। आप शीशे को घुमा भी तो सकते हैं, जरा ध्यान सुनना। मैं सिमुलेशन पहले दिखाता हूं, ठीक है? हमारे पास ये हमारे पास शीशा है, ठीक है? मैं ऑब्जेक्ट को भी घुमा सकता हूं। अगर देखना, अभी ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में। जरा नोटिस करना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री घुमा रहा हूं, इसके पांव को यहां, ये अभी एक्स एक्सिस पर है, मैं इसको वाई एक्सिस पर लेकर के जा रहा हूं ऐसे। तो अगर आप देखें, तो अगर आप वाई एक्सिस पर लाए तो सर इमेज भी, हमारी इमेज रोटेट हो रही है। इमेज ऐसी थी, अब ऑब्जेक्ट ऐसा था, अब ऑब्जेक्ट आप ऐसे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। मैंने कहा कितना एंगल घुमाया है? सर आपने 90 डिग्री घुमाया है, तो इमेज भी आपकी एग्जैक्टली 90 डिग्री से घूमी है। अब ये चीज ना बच्चे रटने लगते हैं, अगर कॉमन सेंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं शीशे को रेस्ट पर ला रहा हूं, ध्यान समझ। दोनों का कॉम्बिनेशन का सवाल हो सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। हो सकता है शीशा भी घूम रहा हो और ऑब्जेक्ट भी घूम रहा हो। इंसिडेंट रे घुमाना मींस ऑब्जेक्ट को घुमाना 20 रेवोल्यूशंस पर सेकंड से, और शीशा भी घूम रहा है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड से। तो अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्टेड बीम और इमेज का रोटेशन कैसा हो रहा होगा। अब कंसेप्ट को अगर आप तरीके से समझ जाओगे तो कोई भी खतरनाक चीज नहीं है। मान लो अभी मेरे पास शीशा क्या है? रेस्ट पर है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट होगा यहां, तो क्या इसकी एक इमेज बन रही होगी? हाँ सर बिल्कुल, यस, एक इमेज बन रही होगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट का दूरी होगा उतना ही इमेज का दूरी होगा। मान लेना बेटा, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां घुमा दिया, तो इमेज कहां जानी चाहिए? सबसे पहली चीज, मैंने ऑब्जेक्ट को रोटेट करा है बाय एन एंगल थीटा। मैंने ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से रोटेट कर दिया है? थीटा एंगल से रोटेट करा है। तो इमेज कहां जानी चाहिए? नीचे जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए? सारे बच्चे अब देखना, तुम्हारी ऑप्टिक्स इसीलिए खराब होगी ना क्योंकि तुम जवाब देने से पहले एक बार भी सोचोगे नहीं किधर जानी चाहिए, इमेज कहां जानी चाहिए। हाँ, वो तो शुक्र है अभी मैंने सिमुलेशन दिखा दिया है। कुछ बच्चों के लिए अभी भी अप होगी, अपर देख रहे हो। इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां लाओगे तो कईयों की इमेज इधर चली जाती है, पागल इंसान। अरे भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यहां कम हो रहा है, इसके सामने ही तो रहेगा। तू जब घुमाए, सॉरी बोलो यार, मतलब तुम 12वीं क्लास के बच्चे हो, ठीक है?
अगर सर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां है, तो जैसे ऑब्जेक्ट को नीचे लाओगे इमेज नीचे आएगी, ऑब्जेक्ट को नीचे लाओगे इमेज नीचे आएगी, ऑब्जेक्ट को लाओगे नीचे इमेज नीचे आएगी, ऑब्जेक्ट को लाओगे नीचे इमेज नीचे आएगी। तो सर ये भी हमारे पास सेम एंगल थीटा से ही रोटेट करेगा इन अपोजिट सेंस। इफ ऑब्जेक्ट रोटेट्स बाय एंगल थीटा, इमेज, ऑब्जेक्ट कहना मतलब इंसिडेंट रे का रोटेशन, ठीक है, इमेज कहने का मतलब आरआर रिफ्लेक्टेड रे का रोटेट्स बाय सेम एंगल थीटा इन अपोजिट सेंस। अगर भैया ये हमारे पास अपोजिट सेंस कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखें यहां पर मैंने घड़ी रखी है जो क्लॉकवाइज सेंस में अगर घूम रही होगी, तो यहां पर इमेज इसकी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही होगी, उल्टी डायरेक्शन में घूम रही होगी। क्यों सर? अरे लेटरल इन्वर्जन से समझ ले या जैसे भी भाई तेरे को कॉमन सेंस लगे। ये हमारे पास किस डायरेक्शन, सर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने घुमाया है, मैंने कहा राइट, तो ये किस साइज में घूमी है, सर ये क्लॉकवाइज सेंस में हमारे पास घुमा है। तो दोनों का एंगल सेम होगा, अगर आप इसको 30 डिग्री घुमा रहे तो ये भी 30 डिग्री घूमेगा, लेकिन अपोजिट सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है। सिमुलेशन में जरा ये देखना बेटा, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, हाँ मैं इस ऑब्जेक्ट को, अभी ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मैं इसको एक्स एक्सिस पर लाऊंगा, तो जरा शीशे में इमेज देखना हमारे पास, मैं इसको अगर मैं एक्स एक्सिस पर ला रहा हूं तो एक तो पहली बात सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का अगर आप नोटिस करें सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है। ये इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो हाँ सर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सर आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लाए हो, यहां से यहां लाए हो, 90 डिग्री घुमाया है, ऐसे 90 डिग्री घुमाया है, तो ये भी 90 डिग्री घुमा है लेकिन अपोजिट सेंस में घुमा है। यस वेरी गुड। अब ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई हमारे पास हमारे लिए थीटा ऑफ इमेज दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जरा ध्यान सुनना, ओमेगा ऑफ इमेज दैट विल बी नेगेटिव ऑफ ओमेगा ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर यहां पर एक घड़ी है जिसका ओमेगा आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो इमेज की ये अगर हमारे पास क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास घूम रहा होगा, अपोजिट सेंस में हमारे पास घूम रहे होंगे। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज, दोनों का सेंस अपोजिट होगा लेकिन एंगल दोनों का सेम होगा। यस क्लियर, वेरी गुड। तो वही चीज लिखी सर, ये माइनस क्या है, डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। इफ ऑब्जेक्ट रोटेट्स बाय एंगल थीटा, इमेज रोटेट्स बाय सेम एंगल, एंगल सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए मैंने यहां पर माइनस लगाया है। एक का ओमेगा अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का ओमेगा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास होगा। इसलिए अगर आप घड़ी में, एक घड़ी में 7 बज रहे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 जो होता है वो हटा दिया, एक घड़ी में 7 बज रहे होंगे तो दूसरे में 7 नहीं बज रहे होंगे, 12 - 7 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे। यस हाँ, तो आज के लिए हम लोग यहां तक रखते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको कुछ छोड़ रहा हूं, ट्राई करके आइएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास घड़ी में अगर 5 बज रहे हैं तो इमेज में टाइम जरा निकालना, इमेज का टाइम क्या होगा घड़ी में, क्लॉक प्रॉब्लम्स। अगर ऑब्जेक्ट में हमारे पास घड़ी में 2:15 हो रहे हैं तो इमेज क्या होगा। केस 3, अगर ऑब्जेक्ट टाइम मान लीजिए मेरे पास है 2:15 और 45 सेकेंड अगर हमारे पास है, तो जरा बताइएगा इमेज में हमारे पास क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आपको सवाल छोड़ जा रहा हूं, अच्छे अच्छे सवाल है। आई थिंक यहां तक तो आप कर लोगे सारे, अब टॉपिक्स हो गए, बस एक टॉपिक रोटेशन वाले का एक टॉपिक रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फील्ड ऑफ व्यू की बात, नंबर ऑफ इमेजेस की बात, देन हम लोग और भी अच्छे सवाल लगा पाएंगे। ठीक है सारे बच्चे, तो ये आपके सवाल है, प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिएगा। शीशा जब रोटेट करता है ना बेटा, यहां पर ये वाला सवाल में शीशा जब, इसको छोड़ दो अभी ना, शीशा रोटेशन वाला अभी के लिए आप छोड़ दो, इसकी हम लोग बात करेंगे, और कहीं पर मिरर रोटेशन की बात नहीं हो रही है। हाँ सारे बच्चे प्लीज एक बार आप लोग इसको ट्राई करके आएंगे। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है वेरी गुड।
बहुत इजी है भाई, बिलीव मी, बहुत इजी है। बस आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। मैं इतना ही टाइम रखूंगा और देखो जो नए जो बच्चे जिनके एग्जाम चल रहे हैं वो जल्दी जल्दी इसको कवर भी कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग अपने क्वेश्चंस को ही निपटाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, लव यू भाई, बहुत इजी है बिलीव मी। आप एक बार चलते चलो, आपको लगेगा सर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने स्टार्टिंग में बस एनर्जी लगा देना। अगर आपने मिरर वाले पार्ट को तमीज से समझ लिया ना, बाद में आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली, बिलीव मी, बिल्कुल सिमिलर चलेगा, मस्त चलेगा, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मजा आया आपको लोगों को पढ़ा करके। कल भी क्लास 4 to 5:30 ही रखेंगे दूसरे बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर से हम लोग 3:30 से रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लव यू ऑल बेटा, ठीक है। चलिए भाई, तो मजा आया आप लोगों को पढ़ा करके, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा सीखने में, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, ठीक है।